Hello everyone, how are all of you? I hope all of you are fine. In today's video मैं G7 के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। इन टूडेज वीडियो मैं यहाँ पे चर्चा करूँगी कि G7 चर्चा में क्यों रहा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और आगे की राह क्या होनी चाहिए इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करूँगी और दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर पीटी एंड मेंस, सो इस वीडियो हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे। तो देखिए चर्चा में G7 क्यों रहा, वह इसीलिए रहा कि इसका जो 48 समिट जो हुआ है वह कहाँ पे हुआ है, तो वह जर्मनी के बावेरियन आल्प्स के स्लॉस एल्मो, कहाँ पर, जर्मनी। जो यूरोपियन कंट्री जर्मनी है, जर्मनी के बावेरियन आल्प्स के स्लॉस एल्मो में इसका क्या हुई है, 48 समिट हुई है। यदि हम लोग 47 समिट की बात करें तो वह 2021 में यह यूके में हुई थी। और यहाँ पे यदि हम लोग यह बात करें कि इसका जो मुख्य बिंदु थी, किस पर जो है मुख्य फोकस किया गया था, वह क्लाइमेट, एनर्जी और हेल्थ पर जो है मुख्य फोकस किया गया था। और देखिए G7 कंट्रीज जो है वह 6 कंट्रीज़ को, कितने कंट्रीज, 6 कंट्रीज़ को जो है इनवाइट किए थे। उसमें से जो है इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। किस रूप में, इनवाइटेड कंट्रीज़ के रूप में, इनवाइटेड कंट्री के रूप में जो है पार्टिसिपेट किया था। और पार्टिसिपेट जो इंडिया किया था तो यहाँ से कौन गए थे, तो यहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। और उसके द्वारा क्या क्या टिप्पणी की गई, इन सारी जो मेन पॉइंट है, इन सारे के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो क्या क्या मुख्य बातें या क्या क्या मुख्य टिप्पणी करी थी, तो देखिए विश्व की जो है या वर्ल्ड की 17% जो पॉपुलेशन वो इंडिया में रहती है, बट कार्बन इमिशन की यदि हम लोग बात करें तो 5% जो है कार्बन इमिशन करती है, ओनली फॉर 5%। इसका रीज़न यही हुआ कि हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है, इसका जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ के पॉपुलेशन का जो लाइफ स्टाइल है वह नेचर के साथ कोऑर्डिनेट या सहअस्तित्व के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। और देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण क्या हुआ कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण यह हुआ कि जो फॉसिल फ्यूल है, क्या जो फॉसिल फ्यूल है उसका जो प्राइस है दिनों दिन आसमान छू रही है। इसी से प्रेरणा लेते हुए इंडिया ने क्या किया कि घर घर तक जो है लाइट इमिटिंग डायोड बल्ब और क्लीन कुकिंग गैस जो है घर घर तक पहुंचाया। नॉन फॉसिल रिसोर्स जो है, कौन सा, नॉन फॉसिल रिसोर्स से जो है 40% ऊर्जा कैपेसिटी का जो लक्ष्य रखा था वह समय से पहले ही अचीव कर लिया। और 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य रखा था वह 5 मंथ्स पहले ही अचीव कर लिया। और भारत में जो है विश्व का पहला जो है सोलर पावर से संचालित एयरपोर्ट भी बनाया गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन वह क्या है, क्वेश्चन यह है कि भारत का कहें पहला या विश्व का, देखिए भारत में तो खोला गया लेकिन वह विश्व का भी पहला है। तो विश्व का पहला या भारत में जो खोला गया वह एयरपोर्ट है, सोलर पावर से संचालित जो है वह एयरपोर्ट कौन सा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको, ओके। और नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण फैक्ट जो है पीएम के द्वारा जो बताए गए हैं वह क्या बताए गए हैं, देखिए भारत जो है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, किसका, भारत जो है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा मार्केट है। और इसमें G7 के जितने भी 7 कंट्रीज हैं इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, रिसर्च, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वे कर सकते हैं। और पिछले साल जो है COP26 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, आपके ग्लासगो में हुआ था। तो वहाँ पर जो है पीएम भी पार्टिसिपेट किए थे। और वहाँ पर लाइफ मूवमेंट, लाइफ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली को बढ़ावा देना, लाइफ का फुल फॉर्म आपका यही हो गया। तो लाइफ मूवमेंट का आह्वान किया था। और इसी को देखते हुए इस साल जो है 21 जून जो है इसी को देखते हुए इस साल जो है 21 जून को ग्लोबल इनिशिएटिव के लिए लाइव अभियान को लॉन्च किया। कब, 21 जून को लॉन्च किया ग्लोबल इनिशिएटिव लेते हुए। और इसको आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने जो है क्या किए, वह ट्रिपल पी मीन्स यह हो गया कि प्रो प्लेनेट पीपल, क्या हो गया, प्रो प्लेनेट पीपल, इस सिद्धांत को भी क्या क्या दिया।
और देखिए मानव और प्लेनेट जो है वो इसका जो स्वास्थ्य है वह क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। मानव का और प्लेनेट का, इन दोनों का जो स्वास्थ्य है वो आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा देश जो है वन वर्ल्ड वन हेल्थ का अप्रोच क्या किया है, अपनाया है। और देखिए योग 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 जो है पूरी दुनिया को भारत जो है एक तोहफे के रूप में दिया है। इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट जो है कब देखने को मिला, जब 2020 में कोविड आया। कोविड में जो है क्या हुआ कि इसका प्रभाव जो ऐसे पहले इग्नोर कर देते थे वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज़ के लोग थे, लेकिन जब कोविड-19 आया तो वहाँ पर जो है कोविड-19 के समय जो है योग का प्रभाव हर कंट्रीज़ को जो है देखने, मतलब हर कंट्री को जो है इसका इफ़ेक्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिला कि योग जो है कितना इम्पोर्टेंट है, कोविड-19 में कितना हेल्पफुल हुआ था। तो ये योग जो है पूरे वर्ल्ड को जो है एक तोहफे के रूप में दिया इंडिया ने। और देखिए इंडिया के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए क्या है, एक बहुमूल्य धरोहर है। इसी को ध्यान में रखते हुए WHO ने क्या किया कि भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्थापित किया। कहाँ पर, इंडिया में स्थापित किया, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है WHO के द्वारा और भारत के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए भी। और यहाँ पर देखिए मैं मैप के माध्यम से आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करी हूँ और यहाँ पे आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मैप बनाई हूँ वह हैंड रिटेन नोट्स एक तरह से है। और यह जो मैप है यह जो है आपको सेम टू सेम सेटेलाइट के द्वारा जो लिया जाता है, मैप उसके तरह तो नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करी हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मैप को यहाँ पे ड्रॉ करी हूँ रेड कलर से। जितना भी मैं यहाँ पे जिस कंट्री को मेंशन करी हूँ वे सारे G7 कंट्रीज़ हैं, और ग्रीन कलर से जितने भी कंट्रीज़ को मैं मेंशन करी हूँ ये सारे जो हैं जितने भी इन्वाइट किए गए थे G7 कंट्रीज़ के द्वारा, वे सारे क्या है, इन्वाइट कंट्री है। तो यहाँ पे मुख्य तौर से यहाँ पे समझ सकते हैं कि जितने भी रेड कलर के हैं वे सारे G7 कंट्रीज़ हैं और जितने भी ग्रीन कलर के हैं वे सारे क्या हैं, इन्वाइटेड कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ या समझाने की कोशिश पूरी तरह से कर रही हूँ। तो ये देखिए आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। तो देखिए 7 कंट्रीज जो आते हैं G7 के अंतर्गत, ये आपका कनाडा, USA, UK 2 कंट्री आपका कंट्रीज हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका से, 4 कंट्रीज हो गया आपका यूरोप कॉन्टिनेंट से, UK, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। उसके बाद आपका हो गया जापान। तो ये 7 कंट्रीज जो हैं वो किसके हैं, ग्रुप 7 के हैं। और देखिए जब इसके नेक्स्ट जो हम लोग जब G7 के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या शुरू से ही ये G7 ग्रुप 7 ही था कि उससे कम था या ज़्यादा भी था, वैसे हम लोग वीडियो के नेक्स्ट में देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर देखिए उसके बाद जो है जो इन्वाइटेड कंट्री है वो कौन कौन सा है, ये आपका हो गया साउथ अमेरिका में आपका हो गया अर्जेंटीना, उसके बाद अफ्रीका में आपका हो गया सेनेगल और साउथ अफ्रीका, उसके बाद यूरोप में हो गया आपका यूक्रेन, उसके बाद हमारा प्यार भारत, उसके बाद इंडोनेशिया। ये 6 कंट्रीज़ जो है वो इन्वाइटेड कंट्रीज़ के रूप में इन्वाइट किया गया था। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखें और यहाँ पे मैप को भी समझ सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। देखिए G7 कंट्रीज़ का जो नींव जो है वो 1973 में ही रखा जा चुका था, किसके द्वारा, रिच कंट्री के फिनांस मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन एक सिस्मेटिक रूप नहीं दिया गया, इसको सिस्मेटिक रूप जो है कब दिया गया, वो 1975 में फ्रांस के सहयोग से जो है एक सिस्मेटिक रूप दिया गया। 6 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना और इसकी फर्स्ट टाइम जो है क्या हुई, कॉन्फ्रेंस हुई। और बाद में क्या हुआ कि 1976 में जो है क्या हो गया कि कनाडा भी इसमें क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। देखिए 6 कंट्रीज जो थी वो कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो वो आपका हो गया अमेरिका, जापान, उसके बाद आपका इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज हो गई आपके। तो 6 में आपका कौन कौन सा हो गया, अमेरिका हो गया, उसके बाद आपका हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अमेरिका, जापान, आप इसको नोट कर लें,
उसके बाद अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उसके बाद इटली, उसके बाद आपका फ्रांस हो गया, उसके बाद जर्मनी हो गया, और उसके बाद आपका एक यहाँ पे अमेरिका, जापान, एक आपका यूके। ओके, तो ये 6 कंट्रीज जो थी उस समय 1975 में एक ग्रुप बना और फर्स्ट टाइम इसकी क्या हुई थी, बैठक हुई थी। और 1976 में कनाडा भी इसमें इन्वॉल्व हुआ और G7 बना। उसके बाद क्या हुआ, 1997 में रसिया भी इसमें इन्वॉल्व हुआ और G8 हुआ, G8 बना, हुआ या बना। फिर आगे क्या हुआ कि 2014 में रसिया जो है क्या हो गया, एग्जिट हो गया, इससे बाहर हो गया। अगेन फिर जो है G8 G7 बना और तब से लेकर अभी तक G7 ही बना हुआ है। तो इसका रहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या क्या हुआ पहले, कैसे जो है इसका शुरुआत हुआ, किस तरह से नींव पड़ी, फिर G6 बना, फिर G7, G8, फिर अगेन G7। तो इसका रहा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की राह। आगे की राह में हम लोग ये देखेंगे कि देखिए भारत को जो है, चाहे वह G7 कंट्री हो, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड के, चाहे वह G7 हो, G20 हो, क्वाड हो, आपका SCO हो, आसियान हो, बिम्स्टेक हो या नाटो हो, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड के, इन सारे के साथ जो है भारत को बहुत ही अच्छे संबंध स्थापित करके या अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में जो है कोई किसी का दोस्त या कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, बस ये होता है कि आप किस तरह से उसके साथ अच्छे संबंध बना के रखते हैं। मान लीजिए कि कल को हम यदि G20 और SCO, क्वाड वगैरह, आसियान, बिम्स्टेक, ऐसे क्वाड के जितने भी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके आप देख सकते हैं G7 भी इन्वॉल्व हैं। बट यहाँ पर कल को मान लीजिए कि G20 आपका SCO हो गया, तो इसमें यदि हम लोग इन्वॉल्व रहेंगे और G7 के साथ अच्छे संबंध नहीं बना के रखेंगे, G20 में आपका चाइना और रसिया दोनों आ जाते हैं। वैसे तो आप चाइना के साथ देख ही रहे कि हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारे रिश्ते तो उतने अच्छे है ही नहीं, बट रसिया के साथ हैं। और SCO में भी चाइना और रसिया ये दोनों इन्वॉल्व हैं, और इस चाइना के साथ इसमें भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। क्वाड के साथ अच्छे संबंध हैं, आसियान के साथ भी हम लोगों का अच्छे संबंध है, बिम्स्टेक के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो मान लीजिए कि कल को G20 और SCO के साथ हमारे जो संबंध है यदि बिगड़ जाते हैं, रसिया के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। वैसे तो यदि हम लोग हिस्टोरिकल एक तरह से देखें तो रसिया के साथ हमारा पुराना संबंध है, फिर भी मान लीजिए कि यदि बिगड़ जाता है उसके साथ संबंध, यदि हम लोग G7 के साथ भी अच्छे संबंध बना के नहीं रखें, तो कल को हमको जो है हमारे देश से, अपने देश के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हम लोगों को अवरुद्ध का सामना करना पड़ेगा, डेवलपमेंट जो हमारी रुक जाएगी इंटरनेशनली तौर पर। इसीलिए जो है सभी के साथ जो है इंडिया को एक जो कोऑर्डिनेशन है, एक मध्यस्थता वाली जो रास्ता है उसको बना के रखनी चाहिए। तो आगे की राह में आप लोग इस तरह से जो है क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा आज की आपकी वीडियो। आई होप वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।